हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रेनेसांस के बारे में जानेंगे जो कि 16th सेंचुरी में इटली में आया था और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। रेनेसांस के कारण पूरी दुनिया के जीने के तौर तरीके बदल गए थे। रेनेसांस को हिंदी में पुनर्जागरण भी कहते हैं। आज यूरोप पूरी दुनिया में मॉडर्न, डेवलप्ड और ब्यूटीफुल होने के लिए जाना जाता है, पर हमेशा से ऐसा नहीं था। 16th सेंचुरी से पहले यूरोप चर्च के द्वारा बनाई गई रूढ़ियों में जकड़ा हुआ था। फिर रेनेसांस आया और हमेशा के लिए वहाँ के लोगों के सोचने और जीने का तरीका सुधर गया। रेनेसांस की शुरुआत 16th सेंचुरी में इटली के फ्लोरेंस शहर से हुई थी। उस समय तक इटली का यूनिफिकेशन नहीं हुआ था। तब इटली को 5 स्टेट्स कंट्रोल किया करती थीं, जिनके नाम थे वेनिस, मिलान, फ्लोरेंस, नेपल्स और स्टेट ऑफ चर्च। इटली उस समय 2 वजहों से काफ़ी तरक्की कर रहा था। पहली वजह यह थी कि वहाँ बाकी यूरोप की तरह फ्यूडलिज्म नहीं था, जबकि यूरोप के दूसरे देशों की बड़ी आबादी बंधुआ मजदूर बनकर सफ़र करती थी। दूसरी वजह जो इटली की तरक्की का कारण थी, वो थी उसकी लोकेशन। इटली मेडिटेरेनियन सी के बीच एक पेनिनसुला बनकर बाहर निकला हुआ था, तो मेडिटेरेनियन सी में जो ईस्ट से ट्रेड हुआ करती थी, उस पर इटली का पूरा कंट्रोल था और वहाँ इटली की मोनोपोली चलती थी। इस वजह से इटली में काफ़ी प्रॉस्पेरिटी आ रही थी। उस प्रॉस्पेरिटी के साथ लोगों में एडवेंचर करने की स्पिरिट भी आई, जिससे वहाँ रेनेसांस आया। उस समय यूरोप की इंटेलेक्चुअल और कल्चरल लाइफ पर रोमन कैथोलिक चर्च का कब्जा था। रेनेसांस ने उस कब्जे को हटाया। तो रेनेसांस है क्या, इसे जानते हैं। उस समय हुआ ये कि बहुत सारे स्कॉलर्स इटली के रोम से कॉन्स्टेंटिनोपल गए कुछ ग्रीक क्लासिक्स की खोज में, और बहुत सारे स्कॉलर्स कॉन्स्टेंटिनोपल से रोम आए कुछ रोमन क्लासिक्स की खोज में। तो इससे हुआ ये कि अब तक जो सैकड़ों अलग अलग क्लासिकल राइटिंग्स कहीं छुपी और दबी हुई थीं, वो अब पूरे यूरोप में सर्कुलेट होने लगीं और लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस करने लगीं। इससे वहाँ लोगों की पूरी ज़िंदगी बदलने लगी। तो यूरोप के लोगों में जो ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन के बारे में जानने की, सीखने की जो जिज्ञासा पैदा हुई, उसे ही रेनेसांस कहते हैं। और रेनेसांस सिर्फ यही नहीं था, बल्कि रेनेसांस की वजह से तब आर्ट, लिटरेचर, रिलीजन, फिलॉसफी, साइंस और पॉलिटिक्स में भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए। इनके बारे में जानने से पहले हमें ह्यूमनिज्म को समझना होगा। ह्यूमनिज्म रेनेसांस की आत्मा थी। ह्यूमनिज्म की थीम ये थी कि आदमी को इस धरती पर ही मिलने वाले सुख और दुख की परवाह करनी चाहिए, बजाय उस धार्मिक तपस्या, संयम के जिसे चर्च सिखाती है। ह्यूमनिस्ट लोगों ने आदमी के आनंद पर हक की और सारी अर्थली नीड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिशों की पूरी वकालत की। उन्होंने साधु बन जाने, संयम रखकर जीने, दुनिया से कट जाने को ना सिर्फ खारिज किया, बल्कि उसका मजाक भी उड़ाया। उन्होंने कहा कि जो भी खुशी या गम या आनंद है वो इसी धरती पर है, मरने के बाद किसी आफ्टर लाइफ में कुछ नहीं रखा। ह्यूमनिस्ट की टीचिंग में, काम में ये भाव होता था कि एक आदमी जिसका एक्टिव माइंड और बॉडी है, वो कुछ भी कर पाने में सक्षम होता है और वो दुनिया को जीत सकता है, कुछ भी मिरेकल कर सकता है और अपने जीवन को खुशियों से भर सकता है। उन्होंने ह्यूमन लाइफ को सेलिब्रेट किया। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, मज़े करो। वो बोले कि मैन से ज़्यादा वंडरफुल कुछ नहीं है। मैन इज़ नॉट बॉर्न टू सफ़र बट टू बी हैप्पी। उनकी नई सोच के मुताबिक ह्यूमन लाइफ इम्पॉर्टेंट है, उसे रेस्पेक्ट मिलना चाहिए और आदमी की लाइफ की क्वालिटी सुधारने की लगातार कोशिशें होती रहनी चाहिए। और सिर्फ विचार या बातें ही नहीं, उन्होंने नॉलेज और आर्ट पे भी बहुत जोर दिया। तब लिटरेचर और हिस्ट्री काफ़ी मेजर एरियाज ऑफ स्टडी बन गए और ह्यूमैनिटीज़ कहलाए जाने लगे। रेनेसांस क्योंकि इटली में शुरू हुआ था, तो तब इटली में कई महान पेंटर्स उभर कर आए, जैसे लियोनार्डो डा विंची, जिन्होंने द लास्ट सपर और मोनालिसा जैसी ग्रेट पेंटिंग्स बनाई। माइकल आंजेलो ने भी तब पिएटा, द फॉल ऑफ मैन, द लास्ट जजमेंट जैसी ग्रेट पेंटिंग्स बनाई और वेटिकन सिटी में सिस्टीन चैपल को डेकोरेट किया। एक और ग्रेट आर्टिस्ट राफेल ने तब मैडोना पेंट की। रेनेसांस मैन की नज़र में नेचर एक ब्यूटीफुल चीज़ थी। आपको शायद यकीन ना हो, पर अब हम जो नेचर में ब्यूटी देखते हैं वो हमेशा से नहीं था। ये कभी तो शुरू हुआ था ना। ये रेनेसांस से शुरू हुआ था। तब जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने आदमी के फिजिकल एस्पेक्ट पर फोकस किया, ना कि धार्मिक एस्पेक्ट पर। इसीलिए तब कई आदमियों के स्टैचू भी बनाए गए, जैसे माइकल आंजेलो ने डेविड बनाया। लिटरेचर के फील्ड में भी रेनेसांस के टाइम अभूतपूर्व तरक्की हुई।
14th सेंचुरी तक यूरोप में लिटरेचर में सिर्फ लैटिन लैंग्वेज का ही इस्तेमाल होता था। ऐसा नहीं है कि लोग दूसरी भाषाएं नहीं बोलते थे, दूसरी भाषाएं बहुत बोली जाती थीं, पर उन लोकल लैंग्वेजेस में राइटिंग्स अवेलेबल नहीं थी। ये देखकर रेनेसांस राइटर्स ने, जो कि खुद लैटिन लैंग्वेज में एक्सपर्ट थे, उन्होंने लोकल लैंग्वेजेस में लिखना शुरू कर दिया। इनमें से पहला ग्रेट वर्क दांते ने किया जब उन्होंने डिवाइन कॉमेडी नाम की बुक लिखी। ये बुक उन्होंने नेटिव लैंग्वेज टस्कन में लिखी। बाद में टस्कन लैंग्वेज इटली की ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। धीरे धीरे दूसरे राइटर्स के वर्क से ये हुआ कि लोकल लैंग्वेजेस ने पोएट्री, ड्रामा और फिक्शन के फील्ड में लैटिन लैंग्वेज को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया। लेकिन लैटिन लैंग्वेज कुछ और टाइम के लिए साइंस और फिलॉसफी की लैंग्वेज बनी रही। तो दोस्तों, ये हमने रेनेसांस के बारे में जाना, जिसने यूरोप की जीवन शैली की काया पलट के रख दी। अगर आप यूरोप जाना प्लान कर रहे हैं तो तमाम तरह की गाइडेंस के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।